Hi viewers, this is me Ribaha Imran and you're watching my YouTube channel. Viewers, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा। व्यूअर्स, आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सर जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला। थैंक यू रिबाहा जी, इट्स एन एब्सोल्यूट प्रिविलेज टू बी ऑन योर शो। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते, राम राम, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, वनक्कम एंड गुड इवनिंग। अच्छा सर, आपने देखा है कि हम हमेशा की तरह हिंदुस्तान को क्रिटिसाइज़ करते हैं और इंडिया के जानिब से पाकिस्तान को भी काफ़ी हद तक क्रिटिसाइज़ किया जाता है। और पाकिस्तान की क्लरिक है, उन्होंने भारत के लिए मतलब अपने मतलब एक वीडियो प्ले करूँगी यहाँ पर मैं। और इस वीडियो में हिंदुस्तान को काफ़ी बहुत कुछ क्रिटिसाइज़ किया गया, तो वो वीडियो पहले प्ले करते हैं, उसके बाद इस पर आपकी क्या राय है वो बताइएगा। कोई दुनिया को कमी नहीं रहनी चाहिए। ये हिंदुस्तान आलमी दहशतगर्दी का मरकज है। कनाडा में जो सिखों के साथ किया गया, उसके बाद किसी गवाही की जरूरत है दुनिया को? आपके जो क्लरिक हैं वो ये कह रहे हैं कि सिखों के ऊपर हमने बहुत ज़्यादा तजस्सुस किया है, उनको बहुत परेशान किया है या उनको ये किया हुआ है, तो हम आलमी दहशतगर्द हैं। तो आज की डेट में भारत के लिए, क्योंकि मेरे हिसाब में हम जो हैं, जैसे हमारी सोच है, मैं तो सिख भी हूँ, मैं हिंदू भी हूँ, मैं क्रिश्चियन भी हूँ, मैं जैन भी हूँ, मैं बुद्ध भी हूँ, मैं तो सब कुछ हूँ, मैं तो मुस्लिम भी हूँ। तो जो सिखों के सबसे बड़ा फेस है आज की डेट में और जो भारत के बेटे हैं, जिन पे हम सबको बहुत गर्व है, उनका नाम है श्रीमान अजय बांगा जी। ठीक है, अजय बांगा जी वो क्या कह रहे हैं इंडिया में, आपको मैं सुनवा देता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने और हिंदुस्तान ने अपने G20 की प्रेसिडेंसी को हैंडल किया है। आप भारत के मूल के हैं, आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि पीएम का जब हमने इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि ये G20 की प्रेसिडेंसी एक ग्लोबल ऑर्डर का कैटलिस्ट होना चाहिए, न्यू ग्लोबल ऑर्डर का। आप वॉशिंगटन में रहते हैं, हिंदुस्तान से आए, आप कैसे देखते हैं? मैं पीएम साहब को बोल रहा था जोकिंगली कि मैं तो मेक इन इंडिया का अल्टीमेट एग्जांपल, क्योंकि मैं यहाँ जमा हूँ, मेरी स्कूलिंग यहाँ थी, कॉलेज यहाँ किया, एमबीए यहाँ किया, मैंने बाहर कोई पढ़ाई नहीं की, मैं ट्रेनिंग कोर्स के तक नहीं गया हूँ आफ्टर मूविंग आउट ऑफ इंडिया। तो अल्टीमेट मेक इन इंडिया एग्जांपल। देखो, माय व्यू इज कि ये जो G20 में व्हाट इंडिया वाज एबल टू डू, ये नॉट ओनली वाज इट ए सक्सेसफुल की डिक्लेरेशन आया, कि कम्युनिके आया, जो लोगों ने कोई एक सिख कह रहा है, मेरे लिए, आपके लिए वो सिख है, क्योंकि आप बहुत नैरो माइंडेडनेस से दुनिया को देखते हो, रिलीजन के बाहर आप दुनिया को समझ ही नहीं सकते, ये बहुत बड़ी दुविधा है। और वो आपके चश्मे की जो आपका विजन है उसको वो चश्मा ब्लर कर देता है। अजय बांगा साहब हाईली इंटेलेक्चुअल इंसान है, हाईली मैनर्ड इंसान है, G20 में आए, वर्ल्ड बैंक के चीफ के रूप में। अमेरिका के पास कमी नहीं होगी अमेरिकन की और वाइट्स की कि वो इनको बनाए, लेकिन टैलेंट है। अब आपकी मर्जी है, आप हरदीप सिंह निज्जर को बोलें कि वो सिख है, हम तो उनको भाई सिख नहीं मानते, वो उनका पर्सनल रिलेशन है गॉड से, हमारे लिए वो एक क्रिमिनल थे बस। क्रिमिनल तो हिंदू भी हो सकता है, ब्राह्मण भी हो सकता है, कोई भी क्रिमिनल हो सकता है, उसमें हरदीप सिंह निज्जर भी एक थे। लेकिन आप जब रिलीजन की बात कर रहे हो तो उनसे तो पूछा कि अजय बांगा जी, वो तो कह रहे मैं तो मेक इन इंडिया हूं भाई, आई मेक इन इंडिया, मैंने पढ़ाई यहीं की, लिखाई यहीं की, मेरा बर्थ यहीं हुआ, मैं यहीं से पढ़ पुढ़ के सब गया यूएस में, मैंने तो वहां कोई पढ़ाई नहीं करी। दुनिया किसको सुनेगी? अजय बांगा को सुनेगी या हरदीप सिंह निज्जर को सुनेगी? भारत माँ के बच्चों में सिख बच्चे जो हैं, उन्होंने बहुत कुर्बानियां दी हैं। सिखों का इतिहास क्या है, सिख क्यों इतने फेमस हैं? वो है मुगलों से लड़ने का इतिहास। बस जो मेन सिखों की जो वैलर आती है, वो वैलर है कि उन्होंने मुगलों से लड़ाई की। मुगलों से हमारे यहाँ सिर्फ सिखों ने लड़ाई नहीं की, मुगलों से लड़ने वाले और भी दो लोग इंडिया में रहे हैं। उनमें से रहे शिवाजी महाराज, जिन्होंने हिंदवी समाज की स्थापना की, वो महाराष्ट्र के इलाके से आते थे। राजपूत रहे, जैसे महाराणा प्रताप और अमर सिंह जी और इस टाइप के लोग। तो देखिए, ये जो मुगल्स थे, ये सेंट्रल एशियन थे, ये लोगों में कोई सिविलाइजेशन नहीं था। इनके लिए मारना काटना कोई बड़ी चीज नहीं होती थी, बिकॉज कि ये बहुत हार्श लाइफ में रहते थे।
और कुछ इनमें से जो एक ब्रीड होती है ये 7.5 7 फुट के लंबे तक हो जाते हैं। ये बहुत तगड़े होते हैं फिजिकल रूप से। ये कुछ सेंट्रल एशियंस जो है, सारे नहीं होते हैं, 80% लोग बहुत छोटे कद के रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं सेंट्रल एशियंस जो काफी लंबे हो जाते हैं। उनके मेरी फोटो है उनके साथ। ये लोग सिविलाइज नहीं थे, मारकाट करना इनका, बिकॉज के हार्शेस्ट वेदर कंडीशन में रहते थे, जहां वेदर को ड्रॉप टू -40, और ये कुड्स में रहते थे, यानी टेंट्स में रहते थे, कोई इनके पास घर नहीं था, ये तंबुओं में रहते थे। और इंडिया में घर बनाने की कला, शहर बनाने की कला 5-6 हजार साल पुरानी है, 10,000 साल पुरानी है। क्योंकि आप देखें जो भगवान श्री कृष्ण का जो वो द्वारका है, वो नदी में मिला, समुद्र के उसमें मिला, वो 15,000 20,000 साल पुरानी उस सिटी को आइडेंटिफाई किया गया रेडियो डेटिंग से, कार्बन डेटिंग से। सो बॉटम लाइन क्या है, ये क्या कहना चाह रहे हैं कि ये आज के डेट में आप अगर ढूंढने चाहेंगे तो भारत के हर 10 साल भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान मनमोहन सिंह जी रहे। हालांकि हम तो नहीं देखते थे कि वो सिख है, हमारे लिए तो वो एक भारतीय थे, बहुत टैलेंटेड थे। वो तो आपके हिसाब से वो सिख थे। मनमोहन सिंह जी भी इसलिए नहीं प्राइम मिनिस्टर बने थे कि हम सिख हैं, हमको प्राइम मिनिस्टर बनाओ। मनमोहन सिंह साहब इसलिए बने थे, टैलेंटेड थे, दुनिया भर में उनका रिस्पेक्ट थी, वो प्राइम मिनिस्टर बने। जस्टिस केहर थे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ज्ञानी जैल सिंह थे हमारे। वो हमारे यहाँ जितने भी सेना की फौज हुई है उसके तीनों के प्रमुख जो है वो सिख लोग रहे हैं। जनरल विक्रम सिंह अभी कुछ दिन पहले तक थे, जनरल BS धनोआ एयरफोर्स के थे, बहुत से अभी KGS ढिल्लो साहब थे, जिन्होंने आर्टिकल 370 जब हटा, मैंने फकर भाई के चैनल पे उसको अनफॉर्चुनेटली क्योंकि मुझे एकदम एक्सटेम्पोर बुलाया गया था तो हलवालिया निकला था, बट ही इज KGS ढिल्लो साहब। KGS ढिल्लो साहब वाज द, मतलब सिर्फ पूरी गवर्नमेंट ने उन्हीं के ऊपर विश्वास किया कि वो निकालना हटाना है मुझे, आप समझ रहे हैं। तो इसलिए इन सब बातों का कोई वो नहीं है। ये बताएं। सही हो गया। अच्छा सर, सवाल मेरा फिर वही है कि पाकिस्तान से क्रिटिसाइज किया जाता है, ठीक है, हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान से भी जो है वो पाकिस्तान को क्रिटिसाइज किया जाता है। क्यों आखिर इस तरह की चीजें चल रही हैं? और ये जो एलिगेशंस हम एक दूसरे पर लगाते हैं, क्या इससे रिलेशन जो हैं वो बेहतर हो सकेंगे? देखिए ये तो कतई फेयर स्टेटमेंट नहीं है। हम एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा देते हैं जब तक वॉर ऑन टेरर नहीं हुआ। तो आपको समझना पड़ेगा कि अब मैं एक जगह था, वहां पे हमसे किसी ने कहा कि हम मुश्तरका जद्दोजहद करते हैं आतंकवाद के खिलाफ, ठीक है ना, दहशतगर्दी के खिलाफ। तो मैंने उनको यही जवाब था कि आपने मुश्तरका जद्दोजहद की वॉर ऑन टेरर में अमेरिका के साथ जाके कि हम अमेरिका और हम मिलकर के जो है वो टेररिज्म से लड़ेंगे। उस टेररिज्म का पोस्टर बॉय जो था, वॉर ऑन टेरर का पोस्टर बॉय का नाम था ओसामा बिन लादेन। ओसामा बिन लादेन को आप अपना हीरो मानते थे, मगर उसके अगेंस्ट में आप लड़ने का दिखावा कर रहे थे। देखिए आप ये कह सकते थे कि 70-80 तक दुनिया में हम आपकी कंप्लेंट करते थे क्योंकि हम उसके भुक्तभोगी थे। आपने 3-3 4-4 लड़ाइयां की हुई हैं, ये सब कोई झूठ की बात नहीं है, ये लड़ाइयां रिकॉर्डेड हैं और फिजिकली एग्जिस्ट की हैं स्पेस एंड टाइम में। लेकिन आपका सही चरित्र जो है वो वॉर ऑन टेरर ने उजागर कर दिया। आप वॉर ऑन टेरर में अमेरिका से कहे कि वी आर गोइंग टू हेल्प यू टू रूट आउट टेरर, वो वॉर ऑन टेरर बेसिकली वॉर ऑन जिहाद था। आप उससे रिलेट नहीं कर पाए, और उसके बाद जो है आपने ये को बताने की कोशिश की कि हम अमेरिका के साथ लड़ रहे हैं। आप कैसे लड़ सकते थे ओसामा बिन लादेन के अगेंस्ट में अमेरिका के साथ? तो उसके बाद अमेरिका आपको कहता है कि आपने उसको धोखा दिया। आज अमेरिकन आपको कहते हैं, कैनेडियंस कहते हैं, कोई आपके ऊपर भरोसा नहीं कहता। हमारी बात छोड़ें, मैं बार बार कहता हूं कि आपको जो है, आप लोगों को समझ ही नहीं आ रहा। आपको आप किसी से पूछ लीजिए एक कोई अच्छा गीतकार, गायक, कवि बताओ, तो उनके जिंदगी गालिब से शुरू होकर गालिब पर खत्म हो जाएगी। एज इफ कोई एग्जिस्ट ही नहीं किया पूरी दुनिया में। हिंदुस्तान में किसी को कला लिखनी नहीं आती थी, जैसे शायरियां यहाँ नहीं हुई हैं, या यहाँ कविता पाठ नहीं हुआ, यहाँ पे नॉवेल्स नहीं लिखे गए। आपने त्याग दिया है। कर्नाटक में आपको मैसूर का टीपू सुल्तान अपना लगता है सिर्फ, लेकिन होयसला की जो बड़ी बड़ी आप जाके जरा होयसला टेम्पल्स के बारे में जरा सर्च कीजिए। सिविल इंजीनियरिंग का उस समय का उत्कृष्ट आपको एग्जांपल मिलता है होयसलास कर्नाटका में जो हमारे यहाँ है, मगर आप उनको अपना नहीं मानते, पता नहीं क्यों। आपके लिए दुनिया में एक शायर पैदा हुआ, गालिब। अरे गालिब 500 साल पहले आया यार, उसके बाद कोई आया ही नहीं, उसके बाद नहीं, उसके पहले नहीं। अभिज्ञान शाकुंतलम लिख दी, रामायण लिख दी, महाभारत लिख दी, इतने बड़े बड़े हमने वो काव्य लिख दिए, वो आप उसको अपनाना ही नहीं चाहते।
क्या किया जाए अब इसका? आप पंजाबी हो, आपका इतिहास वेदों में मिलता है, पुराणों में मिलता है, उसको आपने आग लगा दी है कि नहीं वो हमारा नहीं है। आप उनके साथ उनको अपना मानते हो जिन्होंने आके हमारे यहाँ की लाइब्रेरियां और यूनिवर्सिटियां तोड़ी। तो अब क्या बताएं, जब अपना कोई रूठ जाए, जब अपना कोई रूठ जाए, तो ये दिल कैसे कोई जोड़े जब वो टूट जाए? आप समझ रही हैं? तो जी। पॉइंट ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि अब आपके यहाँ लोग खुश होते हैं, हिंदुस्तान टूट गया, मजा आ गया, मजा आ गया। बहुत बढ़िया भाई, आपको हिंदुस्तान को मुसलमान बनाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पैलेस्टाइन पे जाके यहूदी रह रहे हैं तो आपका दिल जलता है। ये अजीब सी सोच है आपकी, आप अपने से इतनी नफरत करते हो। आप अरबी हो, इस्लाम आने से पहले आपके इलाके में कुछ था कि नहीं था, कि सब खत्म था वहां पे, कोई इतिहास ही नहीं है। आप क्या महाराजा रंजीत सिंह को मानते हैं? अगर आप कॉन्क्वेस्ट को क्लेम बनाते हो कि आपका क्लेम पंजाब पे या इंडिया के कुछ पार्ट्स पे इसलिए है कि कभी मुगलों ने शासन किया, तो मुगलों को तो महाराज जब जो पंजाब को और कश्मीर को महाराजा रंजीत सिंह से अंग्रेजों ने जीता, तो महाराजा रंजीत सिंह तो लाहौर तक थे, काबुल तक थे भाई। काबुल में जो गुरुद्वारे बने, कैसे बन गए? मुसलमान तो नहीं बनाता गुरुद्वारे, वो गुरुद्वारा तो महाराजा रंजीत सिंह से बना ना। रंजीत सिंह तो लाहौर के थे ना, आप ही के यहाँ के बेटे थे। आप पढ़ते हो उनके वैलर के बारे में, उनके, आप नहीं मानते हो क्योंकि उनकी गलती ये है कि वो पंजाबी तो थे, सन ऑफ सॉइल तो थे, मगर वो मुसलमान नहीं थे। क्या कह रहे हैं? अरे हम कह रहे हैं आप माने अल्लाह को अपना, आप अल्लाह में लें, आप अल्लाह में मस्जिद में जाएं, ईद मनाएं। पर क्या ईद मनाने के लिए होली दीपावली पे थूकना जरूरी है? लोहड़ी तो आपका है भाई। वो कौन पंजाबी है जो लोहड़ी नहीं गाता? वो कौन ईरानी है जो नवरोज नहीं मनाता? सेंट्रल एशिया में नवरोज मनता, ईद नहीं मनता। मैं वहां रह के आया हूं। सेंट्रल एशिया में ईद की छुट्टियां नहीं होती हैं। कजाकिस्तान में 70 to 75% पॉपुलेशन मुस्लिम है, ईद की छुट्टी नहीं होती। मैं वहां रह के काम करके आया हूं, वो भी सरकारी यूनिवर्सिटी में, ब्रिटेन की। वो नवरोज सेलिब्रेट करते हैं। याद है अगर आपको, एक बार जब आपने कहा था कि सर इंटरव्यू दे दीजिए मुझे, आपने मुझे फोन किया था, मैं एक उसमें था पब्लिक रोड पे, मैंने कहा कि मैं आपसे बात नहीं, तो आपने कहा बहुत शोर आ रहा है, आपकी आवाज नहीं आ रही। वो नवरोज का सेलिब्रेशन था। आप गिद्दा नहीं पाएंगी, आप पतंग नहीं उड़ाएंगे, बैसाखी नहीं मनाएंगे, कौन पंजाबी होगा ऐसा? आर यू प्राउड टू बी अ पंजाबी? क्या आपको अपने पंजाबी होने पे गर्व है? और अगर आपको अपने पंजाबी होने पे गर्व है, तो पंजाब का इतिहास तो सैकड़ों पुराना है ना, सैकड़ों साल पुराना है। पंजाबियों ने दुनिया को सबसे अच्छे म्यूजिक्स दिए हैं, आप उन म्यूजिक को अपना नहीं सकते? गिद्दा पाना, लोहड़ी पाना, वैसाखी, ये सब पंजाब है। पंजाब में वैलर मिलता है, पंजाब में संगीत मिलता है। पंजाबी एक अजीम कौम है, मगर आप पंजाबी को बोलना अपनी 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 इंसल्ट समझते हो। आप पंजाबी भी हो मगर पंजाबी नहीं बोलना चाहते, ये कैसा पंजाबी हो आप? तो मेरे कहने का मतलब है रिबाहा जी कि आपकी पूरे समाज को, अनफॉर्चुनेटली वो आपका समाज देखने को भी तैयार नहीं है। हमें गालियां दो, खूब गालियां दो, हम काफिर हैं, हम गंदे हैं, लेकिन सीख तो लो, सीख तो लो अपने उससे कि कहाँ जा रहे हो। तुम्हारा इतिहास सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद बिन कासिम से शुरू होता है। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, तक्षशिला, नालंदा, ये सब तुम्हारे नहीं हैं। आपको अगर मैं अभी बयान दे दूं अरबों के साथ ये हो रहा है तो आपका दिल एकदम रोने लगेगा, वाह वाह वाह। लेकिन यही मैं कहूं कि हिंदुओं उसके साथ इंडिया में ये हो रहा है तो आप बड़े खुश हो गए, हिंदू याद तो टूट गया था, बड़ा मजा आया है, बड़ा मजा आया। ये कैसी मानसिकता है? ये कैसी मानसिकता है कि अरबों को कुछ चोट भी लग जाए तो आपकी आंखों से आंसू 3 दिन तक नहीं रुकेंगे, लेकिन अभी इंडिया में कुछ हो जाए तो आपके खुशी के आंसू 4 दिन तक नहीं रुकेंगे। आंसू तो आप बहा ही रहे हो दिन रात, एक खुशी के, एक गम के। पाकिस्तान का तो नाम ही होना चाहिए कभी खुशी कभी गम, लेकिन आंसू हरदम। और ना जुदा होंगे हम सर, जुदा हाँ, भी नहीं हो सकते। हिंदुस्तान और पाकिस्तान कभी जुदा भी नहीं हो सकते सर। नहीं नहीं, जुदा होंगे, जुदा होंगे। हिंदुस्तान पाकिस्तान कभी एक साथ नहीं रह सकते। पाकिस्तान को जाना होगा। पाकिस्तान एज अ स्टेट सर्वाइव करेगा, पाकिस्तान एज अ कॉन्सेप्ट नहीं सर्वाइव कर सकता। पाकिस्तान एज अ कॉन्सेप्ट मर चुका है, 1971 में ही मर चुका है।
कि पाकिस्तान क्या है, कि हम हिंदू के साथ नहीं रहेंगे, हम इसके साथ नहीं रहेंगे, हम मुसलमान हैं तो हम अकेले रहेंगे। आज अरब भी वो नहीं करते। पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान को जाना होगा और जा चुका है। आप पाकिस्तान की डेड बॉडी पे बैठ करके उसको जिंदा समझ रहे हो। अभी जो है वो कुछ और है, उसका नाम पाकिस्तान है। अगर आप उसके बाद भी उस आइडियोलॉजी से अपना रिलेशन रखते हो तो ये आपकी मर्जी है, आप जिससे मर्जी अपना रिलेशन रखें। हम तो कुछ नहीं कर सकते। हम पे आप इसलिए गुस्सा होते हो कि हमें तुम अपना क्यों मानते हो। हिंदुस्तान टूट गया, तुम तो तोड़ने का खुशी मनाते हैं। खुदा का खौफ करें। इजराइल पे कोई अगर बाहर का आ गया तो आपकी खून जलता है, लेकिन भारत में जो आप रहती हो तो बेसिकली हिंदू राष्ट्र था, उस पे आपने उसको इस्लामिक बना दिया, तो ये आपकी विक्ट्री है। अल्हम्दुलिल्लाह, जजाकल्लाह। क्या बोले तुम? सर, जस्टिन ट्रूडो जो कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जैसे आपको पता है कि प्रोपेगेंडा करते हैं, खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं और एंटी इंडिया स्टांस रखते हैं। उन्होंने भी जो है वो ये स्टेटमेंट पास किया कि हम इंडिया के साथ सर जो है वो रिलेशन बेहतर रखना चाहते हैं। तो इसके पीछे आप क्या कहेंगे? क्या आखिर ये उनकी लॉजिक? एक तरफ तो वो एंटी इंडिया स्टांस रख रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वो इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर। जस्टिन ट्रूडो से लेकर के उनके पहले हजारों साल तक यूरोप आया, अरब्स आए, तुर्क्स आए, सब आए कि हम इंडिया को मजा चखा देंगे। सब खत्म हो गए। We are the graveyards of empire and the mightiest force on the face of earth. हमने शक्ति से लड़ा, हम कुछ युद्ध हारे, स्वीकारते हैं, क्योंकि हम घर में लड़ रहे थे। ये हमारी कमजोरी थी। हम दूसरों के घर पे नहीं गए, ये हमारी कमजोरी थी। हमने दूसरों की माँ बेटियों को अपनी माँ बेटी समझा, ये हमारी कमजोरी थी। दूसरों ने ये नहीं समझा। हमने दूसरों के कल्चर का इज्जत की, उनके धार्मिक बिलीफ का इज्जत किया, ये हमारी गलती थी। दूसरों ने नहीं की। हमारे लोग बदल गए, हमने कुछ हिस्सा गवाया, हमारे में कमियां थी, लेकिन भारतवर्ष आज भी एग्जिस्ट करता है। 700 साल के ब्लडीएस्ट। आपको पता है कितने हिंदू मारे गए इस दौरान? 9 करोड़। 9वीं शताब्दी से लेकर के और 17वीं शताब्दी तक 9 करोड़ हिंदू मारे गए, इसलिए कि वो काफिर थे। आप जाके सीताराम गोयल की किताब पढ़ लें, आपको सारे अरेबिक वो मिलेंगे, या जो मुस्लिम स्कॉलर के सोर्स मिलेंगे। ये क्यों मारे गए 9 करोड़ लोग? ये तो यही कहते थे सब सही है, तुम भी सुख से रहो, सर्वे संतु निरामयः सर्वे भवन्तु सुखिनः माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ये कहने वाले लोग थे। हमने कहा दुनिया में पीस होगी, सब हमारे हैं, पूरा विश्व ही एक परिवार है, मगर परिवार के लोगों ने हमें नहीं माना अपना। हमने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है इसकी, सिर्फ इसकी कि हम प्यार, मोहब्बत और पीस से रहना चाहते थे। लेकिन ये याद रख लीजिए, हम खड़े हुए। जिस मुगल एम्पायर को आप बहुत ज्यादा प्रेशर करती हैं, मुश्किल से 100 साल है इंडिया में, उसकी हिस्ट्री 100 साल है। 15वीं शताब्दी के मध्यार्थ में या 1520 उसके आसपास बाबर आया था और 1707 में वो खत्म हो गया। बाबर का तो छोटा सा इलाका था, हुमायूं का भी छोटा सा इलाका था। अकबर और ये जो अकबर, जहांगीर और ये जो हैं चार, इन्होंने कुछ अच्छे खासे चंक पे हिंदुस्तान के राज किया। मगर कितने साल? 100 साल। 100 साल के अंदर मुगलों को हमने धरती चटा दी थी। मेरा मुगलों से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन तुमने आके हमारी आस्थाओं को चेंज करने की कोशिश की, हमारी आइडेंटिटी को खत्म करने की कोशिश की। अगर तुम तुर्क को मैं हिंदुस्तानी कोई बनना चाहता है, बनो हिंदुस्तानी। पारसी हमारे यहाँ आए, टाटा पारसी हैं, वो हमारे वो हैं। अभी मैं आपको, अगर आप कहिएगा तो मैं आपको वो भेज दूंगा एक लिंक, जिसमें ये एक जूस ये कह रहा है कि हिंदुस्तान में कभी हमारा वो नहीं हुआ परसिक्यूशन। हमने कभी किसी का परसिक्यूशन नहीं किया। हमने यहूदियों को बुलाया अपने जमीन पे। यहूदियों ने कहा सुनिए, आप ये जो मूर्ति पूजा करते हो ये गलत है, ये पाप है, हम नहीं मानते इसको। और हम अपने मंदिर में ये कहेंगे, हमने कहा ये आपका स्वागत है।
हमने उनको वो पूजा स्थल बनाए हाथ जोड़ के, क्या? आप जिसमें मानते हैं आपको ईश्वर उससे मिलेगा। हमें नहीं इजाजत है। आपके यहाँ पे मंदिर बना सकते हैं, लाउड स्पीकर पे मंदिरों के घंटे चल सकते हैं, भजन हो सकता है। हमारे यहाँ लाउड स्पीकर पे चलते हैं आपकी अजान 5 बार, जिसमें कहा जाता है कि जिसमें तुम विश्वास करते हो वो झूठा खुदा है, 5 बार। और हमें लोग सिखा रहे हैं कि हम टॉलरेंट नहीं है। जहां नहीं हो सकता वो टॉलरेंट है। तो आपके यहाँ का वो है कि भाई हम तो ऐसे ही हैं, तुम क्लेम करते हो तो हम क्लेम करते हैं, तो इसकी रेसिप्रोसिटी होती है। हम क्लेम ये करते हैं अच्छे के साथ अच्छा, ये होना चाहिए। ये नहीं कि हम तो बुरा हैं, हम तुमको मारेंगे, तुम मत हटाओ क्योंकि तुम कहते हो हम हथियार नहीं चलाएंगे, ऐसे नहीं होता। सो रिवाहा जी, एक बड़ी दुख की बात लगती है, दुख लगता है मुझे, बहुत कष्ट होता है ये जब बातें मेरी समझ में आती है कि क्या हुआ ये। जिसको जो मानना है मानो, पर नफरतें हैं। आप अगर रिलीजन में तफरीक ढूंढते कि हिंदुइज्म अलग है इस्लाम अलग है, तब तक ठीक रहता। आपके यहाँ के स्कॉलर्स ने वो रिलीजन को तफरीक करते करते समाज, इतिहास, भाषा, खान पान सब पे अटैक कर दिया और ये प्रूव करने की कोशिश की कि यहाँ कुछ नहीं था। बिरयानी मुगलई कब हो गई पता ही नहीं चला। मैं जाके सेंट्रल एशिया में हो क्या, पिलाफ बनाना जानते हैं, न तो उनके यहाँ उस तरीके के स्पाइसेस होते हैं, न तो घी होता है, न तो उनके यहाँ पे उस तरीके का हार्ड कोर स्पाइस खाया जाता है जैसा हम खाते हैं। मुगलई खाना इंडिया में प्रचलित हो गया, लेकिन घोड़ा प्रचलित नहीं हुआ। मैं हैरान हो गया। मुगलों का मेन खाना होता था घोड़ा। कोई अगर सेंट्रल एशियन है जो अपने साथ घोड़े लाएगा, उस घोड़े को मार के भी खाएगा। अगर मुगल खाना होता तो घोड़े भी फेमस होने चाहिए था। कल्चरल, भारतीय कल्चर को लेकर के आपने उसको मुगलई कल्चर बना दिया है। भारतीय कल्चर को लेकर के जो आप शादियां विवाह जो करती हैं वो सब भारतीय कल्चर है, मुगलों का कल्चर वो नहीं है। मैं तो मुगलों की शादी देख के आया हूँ। ये जो आप हिना ये कहती है, या जिसको कहती है मेहंदी लगाना, ढोल होना, शादियों में गाने होना, ये सब हिंदुस्तानी है। मगर आप इसको गाली देते कहते ये तो पाकिस्तानी है, इस्लामिक तो नहीं है ये। तो दुख है कि हमारे अपने लोग अपने परिवार का हिस्सा इतनी नफरत करते हैं कि वो अपने घर के टूटने का सेलिब्रेशन मनाते हैं। चलें, इसके साथ ही मैं बस यही कहूंगा कि आप आने वाली जनरेशन को आप नफरत मत बताइएगा। एंड पर उनको सर क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? यही, आपके व्यूअर्स को यही कि अपने आने वाली बच्चों को नफरत मत पढ़ाइए, जो सच है वो पढ़ाइए। थैंक यू सो मच सर, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि अभिषेक सर के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अभिषेक सर के चैनल को आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे जाकर अभिषेक मिश्रा तक्षशिला के नाम से, और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाज़त। थैंक यू सो मच।